बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान ईशा अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनेद हनीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। आप सबको जुमा मुबारक हो बहुत बहुत। और आज सबसे पहले बात करेंगे मुहर्रम उल हराम की, नया इस्लामी साल जिसकी आमद है। तो हुकूमत पंजाब ने नाज़रीन मुहर्रम उल हराम सिक्योरिटी के पेश नज़र अब सूबे भर में सिक्योरिटी इंतजाम के लिए 144 दफ़ा नाफिज कर दी है और पंजाब भर में यकम से 10 मुहर्रम तक दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। जी हाँ, और मजाज अथॉरिटी की इजाज़त के बगैर अवामी मकामात पर किसी भी किस्म के हथियार, आतिशगीर मवाद की नुमाइश पर पाबंदी होगी। अवामी जज्बात का ख्याल रखा जाएगा। अकीदों और फ़िरकों को मजरू करने वाले इश्तियाल अंगेज़ नारों और इशारों पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद होगी और सोशल मीडिया पर दीगर ज़राए से फ़िरका वाराना मुनाफरत फैलाने पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जुलूस के जो रास्ते हैं उन पर जो मौजूद इमारतों की छतों पर पत्थर, ईंटें, बोतलें या कचरा जमा करना भी ममनू करार दिया गया है। और जुलूस के जो दौरान रास्ते में वाक़ई इमारतें होंगी उनकी छतों या दुकानों के थड़ों पर भी बतौर तमाशाई मौजूदगी पर पाबंदी होगी। और हम देखते हैं कि हमेशा बड़ा ही हजूम होता है, जुलूस जो है वो उनमें इतना रश होता है और इतनी हब्स और गर्मी के दौरान इनको इंश्योर करना कि वहाँ पर सिक्योरिटी मामला ठीक रहें और अच्छे तरीके से खुशउस्लूबी से जो 9 और 10 मुहर्रम है ये गुजरे, इसको यकीनी बनाना भी एक बड़ा चैलेंज बिल्कुल होगा। और डबल सवारी पर भी पाबंदी होगी। बाकी जैसे जैसे दिन करीब आएंगे हम आपको SOPs और जो भी ज़ाब्ता अखलाक है उससे मुतल्लिक आगाह करते रहेंगे। आते हैं आज की टॉप 5 स्टोरीज़ की, जिसमें एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप हमला करते ईरान के ऊपर, इस हमले की लहर के अंदर मजीद शिद्दत आती है। उनका एक ट्वीट आता है और सिनेरियो यकसर बदल जाता है। उन्होंने कहा है कि हमने आज ईरान के साथ जंग ख़त्म कर दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तारीखी ऐलान, जिसके बाद हर तरफ पॉजिटिव चेंजेस आने का सिलसिला स्टॉक मार्केट समेत शुरू हो चुका है। और उसके बाद हम बात करेंगे मैक्सिको में फीफा वर्ल्ड कप 2026 का शानदार इनकाद मुनज़्ज़म और पुरवकार तकरीब के साथ आगाज़ हो गया। मैक्सिको ने इफ्तिताही मैच में जनूबी अफ्रीका को 2-0 से शिकस्त देकर शानदार आगाज़ कर दिया है। कैसा होने जा रहा है फीफा वर्ल्ड कप, इस पर भी होगी तफसील से बात। बिल्कुल, और फिर बात होगी बच्चों की। आज दुनिया भर में बच्चों से मुशक्क़त और मेहनत मजदूरी कराने के ख़िलाफ़ शऊर बेदार करने का आलमी दिन मनाया जा रहा है और दुनिया भर में 16 करोड़ बच्चे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। वो बच्चे जिनकी उम्र खेलने कूदने की है, बच्चों की उम्र को किस तरह से ज़ाया कर दिया जाता है, इस छोटी उम्र के अंदर इनसे मुशक्क़त करवा के इन तमाम पहलुओं पर माहिरीन की राय शामिल करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे आज वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 17,500 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश करेंगे। तनख्वाहदार तबके को तकरीबन 50 अरब रुपए टैक्स रिलीफ देने पर गौर, और किन किन शोबों में रिलीफ दिया जाएगा इस बजट के अंदर, इस पर भी माहिरीन की राय लेंगे। बिल्कुल, और आखिर में बात होगी हीट स्ट्रोक की, जिसमें कौन से मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए जिससे आप हीट स्ट्रोक के असर से बच सकते हैं। थकन, चक्कर आना, पानी की कमी और हीट स्ट्रोक जैसी ख़तरनाक सूरत हाल से कैसे बचा जा सकता है, और इस हवाले से भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन आगाज़ कर लेते हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल से, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि एक मस्बत पेशरफ्त हुई है। एक ऐसी सूरत हाल के अंदर जब जंग के बादल मंडला रहे थे, एक दूसरे पर हमलों का आगाज़ हो चुका था और ये खदशा लग रहा था कि कहीं ये जंग मज़ीद शिद्दत इख्तियार ना कर जाए। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रात लगभग 10:30 बजे के करीब एक ट्वीट आता है और फिर सूरत हाल यकसर बदल जाती है। जी हाँ, और ये जो ट्वीट है इसने बहुत बड़ी तब्दीली लाई है। हम देख रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर प्राइस कंट्रोल हमें नज़र आ रही हैं। गोल्ड की प्राइसेस बड़ी कंट्रोल हुई हैं। उसके अलावा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो एक बहरानी सी कैफियत पैदा हो चुकी थी डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान के साथ ही, वो सारी की सारी कशीदगी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। डॉक्टर मोहम्मद इरफान फ़ानी, माहिर आलमी अमूर हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। और फ़ानी साहब, आप ही हमारी रहनुमाई कीजिएगा। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप का बयान बड़ा ही अहमियत का हामिल हो गया है और जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, जैसे ही बयान आता है साथ ही साथ हम देखते हैं कि मार्केट में एक बेहतर रुझान दिखाई देता है। क्या ये इसको हकीकत मान लिया जाए, वाकई डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो हकीकत है, इस बार सच है, या फिर एक और टैक्टिस है जिस तरह से वो हमेशा करते हैं, इस तरह का बयान देकर सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेते हैं और उसके बाद फिर वही करते हैं जो उनके दिल में आता है। जी इशाल, बिल्कुल आपने जो बात की है ना कि जब तक ईरान की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के तमाम जो
स्टेटमेंट्स हैं या जितनी भी उनके ये कहना कि ये जंग जो है हम जंग बंदी की तरफ हम जा रहे हैं मुस्तकिल, जब तक ईरान की तरफ से कंफर्मेशन नहीं आती है ना, तो हम या जब तक दोनों पार्टीज कहीं पे मिल बैठकर इसके ऊपर दस्तखत नहीं कर लेते, तब तक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आने वाला कोई भी जो बयान है उसको हम कंफर्म नहीं समझ सकते हैं। 8 हफ्ते पहले बिल्कुल इसी तरह की एक जो स्टेटमेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी कि सैटरडे और संडे को हम जो हैं वो एक फाइनल डील तक पहुंचने वाले हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उसके बाद भी दोनों फ्री कैन की तरफ से और फिर तीसरा फिर इजराइल की तरफ से भी लेबनान के ऊपर अटैक शुरू हो जाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो निगोशिएशन स्ट्रैटेजी है ना, वो एक बिजनेसमैन की स्ट्रैटेजी है जिसको मैडमैन थ्योरी बड़ा खुल के इलेबोरेट करती है कि ये अपने अपोजिट जो अपनी अपोजिशन होती है उनको निगोशिएशन टेबल पर अपनी डिमांड्स पर लाने के लिए इस तरह के टैक्टिक्स बिजनेस में तो चल जाते होते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है कि व्हाट दे आर डूइंग, कि हर रोज वो एक क्लेम करते हैं और क्लेम करने के बाद और फिर कॉन्ट्रोडिक्टरी क्लेम्स होते हैं। 1 घंटा पहले अच्छा, शायद यही वजह है फानी साहब के अभी तक ईरान ने भी संजीदा नहीं लिया उन तमाम तर धमकियों को जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ये कहते थे कि वो सिविलाइजेशन ईरान की तबाह कर देंगे, वो उनके ब्रिजेस को, उनके इंस्टॉलेशंस को हम तबाह बर्बाद कर देंगे, लेकिन ईरान डटा रहा और ईंट का जवाब पत्थर से देता रहा, क्योंकि वो जानता था कि अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि वो मज़ीद बॉडी बैग्स रिसीव करे या फिर बूट्स एंड ग्राउंड को यकीनी बना सके। और जो उनके खारक जजीरे पे कब्ज़ा करने की बात करते हैं या अफजुदा यूरेनियम को ख़ुद से कब्ज़े में लेके ठिकाने में लगाने की बात करते हैं, तो ये अमेरिका के बस की बात नहीं है। ईरान बहुत पहले ये बात समझ चुका था। देखिए जुनेद, ईरान जो है ना वो इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। ईरान को पता है कि अब अमेरिका जो है वो दोबारा से एक फुल स्केल जो वॉर है उसकी तरफ नहीं जा सकता। उसके इंटरनल प्रेशर्स और फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से करारदाद का आ जाना और फिर इंटरनेशनल ग्लोबल जो इकोनॉमी है उसका इस तरीके से डिक्लाइन की तरफ जाना, ये वो तमाम चीज़ें हैं। और तीसरी एक और चीज़ जो हमारे सामने आ रही है कि ईरान की तरफ से कुछ इस तरह की बात की गई है अमेरिकन एक्सपर्ट अमेरिका के साथ कि शायद वो एटम बॉम्ब बनाने के करीब है या बना चुका है। अगर दोबारा से एक फुल स्केल वॉर जो है वो आपने दोबारा से शुरू की तो ईरान जो है वो उसके टेस्ट करके जितना भी पॉलिटिकल माइलेज है अमेरिका का उसको ख़त्म कर देगा। तो बहुत सारी जो स्टेटमेंट्स हैं और जो आ रहा है लोगों की वो हमारे सामने आ रही हैं। कुछ लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब जैसे ही ईरान ने एलोन मस्क के बिजनेसेस होल्डिंग्स के ऊपर अटैक करने की बात की तो हम देखते हैं कि फौरन से, और ये एलोन मस्क था जिसने फिर अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये प्रेशर डाला कि तीसरी रात आपने ईरान के ऊपर अटैक नहीं करने, क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी एलोन मस्क के बिजनेस होल्डिंग्स हैं उनके ऊपर अगर अटैक ईरान की तरफ से हो जाते हैं तो अल्टीमेटली फिर वो उसका एक बहुत बड़ा जो रडार है। ये तो समझ आ गया कि एलोन मस्क हो या फिर इंटरनल दीगर पार्टियों की जानिब से प्रेशर तो बिल्ड हो रहा है और मिडिल ईस्ट भी इस वक्त सारा परेशान है कि अगर जंग दोबारा शुरू होती है तो आखिरकार उन्हें भी इसका सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस प्रेशर को कोई ज़्यादा खातर में नहीं लाते डोनाल्ड ट्रंप। और जिस तरह उनकी पॉलिसीज़ रही हैं या उनका वतीरा है वो एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। इधर से प्रेशर आता है, दूसरी तरफ से वो फिर कुछ और नया कारनामा सर अंजाम दे देते हैं। अगर अभी हम देखें तो वो कहते हैं कि उनका ईरान के साथ डायरेक्ट राब्ता भी है और वो ईरान के साथ डायरेक्टली जो है वो मुआहिदा किसी भी MOU को साइन करने की नौबत तक पहुंच सकते हैं। क्या वाकई ईरान का कोई इनसे राब्ता है? क्योंकि अभी तक तो मुख्तलिफ ममालिक इसमें कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान खुद बड़ा किरदार इसमें अदा कर रहा है कि ये जंग ख़त्म हो सके और अमन की सूरत हाल पैदा हो सके, कोई MOU इन दोनों फ्री कैन के दरमियान साइन हो सके। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तमाम ममालिक को भी जो फ्री कैन थे उनको भी साइड पर करते, वो कहते हैं डायरेक्टली उनका इस वक्त ईरान के साथ राब्ता है। लेकिन ईरान इसकी ना तो तरदीद कर रहा है ना ही इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। तो क्या वाकई ईरान के साथ कोई राब्ता हो रहा है? हो भी सकता है कि MOU साइन हो जाए? देखिए, व्हाइट हाउस के जराए तो बिल्कुल यही क्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और मार्को रूबियो जो हैं दे आर पुटिंग एनॉर्मस डिप्लोमेटिक एफर्ट इन दिस रिगार्ड। लेकिन ईरान की तरफ से हमें कोई भी इस बात की जो एविडेंस है या उनकी तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट हमें नहीं नजर आ रही जो उनके क्लेम को इंडोर्स कर रही हो। देखिए, इन दोनों फ्री कैन के दरमियान जो मुतालबात है ना उनमें असल में फ़र्क बहुत ज़्यादा है।
डोनाल्ड ट्रंप अगरचे ये कहते हुए नजर आते हैं कि जिस दिन डील हो जाएगी उसी दिन स्टेट ऑफ हरमूज भी खुल जाएगी। दूसरी तरफ जो ईरान है उसकी जो अगर आप डिमांड्स देखें तो उसने कहा कि जितने भी कॉम्पनसेशन ऑफ वॉर मुझे की जाए, सैंक्शंस को रिलीज किया जाए, फ्रोजन एसेट्स को रिलीज किया जाए, ब्लॉकेड को खत्म किया जाए, रीजन वाइड जो जंग है उसको खत्म किया जाए, और जितने भी फोर्सेस हैं अमेरिकन की इस रीजन के अंदर उनको वापस जो है वो ले जाया जाए। तो मतलब ये वो डिमांड्स हैं कि अमेरिका इनमें से कौन सी डिमांड है जिसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करेगा, और अगर वो कॉम्प्रोमाइज करता है तो अल्टीमेटली विद इन द अमेरिका जो इजरायली क्राउड और इजरायली जो लॉबीज वहां पे काम कर रही हैं वो किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को मिड टर्म इलेक्शन से पहले इस तरह की कोई डील करने की इजाजत देंगे कि मिड टर्म का इलेक्शन वो हार जाए, क्योंकि वो तो लठ लेके डोनाल्ड ट्रंप के पीछे मीडिया में पड़ जाएंगे जो इजरायली क्राउड वहां पे मौजूद है, और जो बैकलैश आएगा उन कॉम्प्रोमाइजेस का। तो जब तक इन दोनों के दरमियान में कहीं ये बैठकर फाइनल सिग्नेचर हो नहीं जाते, देयर आर थाउजेंड ऑफ स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो मामला स्पॉइलर है वो अपना किरदार अदा करता रहेगा, और उसकी कोशिश भी यही रहेगी कि ये जंग खत्म ना हो, क्योंकि उसका सर्वाइवल भी इसी में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद इरफान फानी साहब, माहिर आलमी अमूर हमारे साथ मौजूद थे और बड़े खूबसूरत तज़िया उन्होंने दिया। लेकिन उम्मीद पैदा हुई है डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद कि शायद ऐसा हो सकता है कि अब कोई MOU साइन हो जाए दोनों फिलिपाइन के दरमियान। पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाएगा, दीगर हम इश्यूज होंगे इस प्रोग्राम का हिस्सा। तो नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहेंगे एक बार फिर से। मेगा इवेंट की ब्लॉकबस्टर इफ्तिताही तकरीब हुई है। वो खेल जो दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा और पसंद किया जाता है, उसके देखने वाले, उसके चाहने वाले बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। उनका एनर्जी लेवल किसी और खेल के शायकीन के साथ मैच ही नहीं कर सकता। तो हज़ारों शायकीन के दरमियान म्यूजिक और फायरवर्क्स की बेहतरीन परफॉर्मेंस हुई। शकीरा ने बर्ना बॉय के हमरा मेला लूट लिया है और दाए दाए गाने पर हर कोई झूमता भी दिखाई दिया। क्या ख्याल है? बिल्कुल जी, और ये मनाजर आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, और शकीरा के अलावा शायद और कोई कर भी ना पाता, क्योंकि एक जो ऑलरेडी इसका इवेंट का उनके साथ टैग जुड़ चुका है और उसमें जो रंग जमाती हैं वो शकीरा ही जमाती हैं। तो इस बार भी हमने देखा है ये मेगा इवेंट जो है उसकी इफ्तिताही तकरीब जारी है, और कितना ही शानदार ये इवेंट रहा। कुछ झलकियां दिखाते हैं, झलकियां हम अपने नाज़रीन को भी दिखाते हैं और ये गाना भी सुनवाते हैं। तुरंत इवेंट सजने को तैयार है, और मैक्सिको ने जनाब जनूबी अफ्रीका को 2-0 से शिकस्त भी दे दी है। मेज़बान टीम की जानिब से जैवलिन और राउल ने गोल स्कोर किए। फातह टीम की जानिब से भी पहला गोल जैवलिन ने 9वें मिनट में स्कोर किया, जबकि दूसरे हाफ में राउल ने 67 मिनट गोल दागा है। और ये इवेंट स्टार्ट हो गया, लेकिन हमें तकलीफ पता क्यों होती है कि पाकिस्तान की इसमें नुमाइंदगी कब होगी। लेकिन हमें खुश इस बात पर होना चाहिए, और खुशी इस बात की होती है कि कोई और खेले ना खेले, पाकिस्तान की फुटबॉल तो वहाँ पर होती है और वही रंग जमाती है। उसके बगैर ये इवेंट अधूरा रहता है। तो हैट्स ऑफ टू ऑल दोज मैन्युफैक्चरर्स जो कि इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, अपनी मेहनत से हाथों से बुनते हैं उस फुटबॉल को, जो कि दुनिया के एक बेहतरीन और सबसे बड़े मेले के अंदर किरदार अदा करती है। तो हमारे साथ मौजूद हैं आमिर महमूद साहब, साबिक कप्तान हैं पाकिस्तान फुटबॉल टीम। आमिर भाई, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग्स में। एक तरफ ये उदासी होती है कि हमारी टीम क्यों नहीं खेलती इस इवेंट के अंदर, वो कब खेलेगी, ये सवाल आपसे भी पूछेंगे। लेकिन इत्मीनान इस बात का, खुशी इस बात की कि हमारा फुटबॉल तो वहाँ पर होता ही है। जी, तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। और जैसे कि आपने अपने इंट्रो में बताया ही है कि वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट जो दुनिया में होता है स्पोर्ट्स के अंदर, वो फीफा वर्ल्ड कप है। और आपने फीफा वर्ल्ड कप का फीवर जो है ना वो देख ही लिया। पाकिस्तान जैसा मुल्क, जैसे आपने बताया कि हम कभी भी जो है वो पाकिस्तान की तारीख है ये कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली। लेकिन वहाँ भी इतना जोश व खरोश है। और जैसे मैं एग्जांपल अगर लियारी की दूँ तो वहाँ पे आपको जो है ना वो देखने को मिलता है कि किस तरह से लोग जो हैं वो एक्साइटमेंट, फीलिंग, इंटरेस्ट ले जी उसमें जो है वो शामिल हो रहे हैं वर्ल्ड कप के अंदर। तो आमिर साहब, हमारी कमजोरियां तो रही, हमारे अंदर टैलेंट बहुत मौजूद था, पाकिस्तान के अंदर बड़े अच्छे प्लेयर्स मौजूद थे, लेकिन हमने उनको शायद ज़ाया कर दिया। समझते हैं कि इसका रिवाइवल हो सकता है, एक बार फिर से हम अपनी टीम को जोड़ सकते हैं, बना सकते हैं और इस लेवल पर लेकर जा सकते हैं। कितना पोटेंशियल मौजूद है फुटबॉल के अंदर, पाकिस्तान के अंदर अभी भी। जी, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो 2 मिनट में मैं ज़रा आपको बता दूं कि रियल रीज़न जो है वो है क्या हमारे ना क्वालिफाई करने की या हमारे वर्ल्ड कप में ना खेलने की। देखें, इस दफ़ा का वर्ल्ड कप जो है ना वो एक यूनिक वर्ल्ड कप है। मतलब पहले भी फीफा वर्ल्ड कप्स होते हैं, लेकिन इस दफ़ा का जो है वो डिफरेंट है बाकी वर्ल्ड कप से। कैसे डिफरेंट है
सबसे पहली बात तो ये कि इस वर्ल्ड कप में 48 टीम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं पूरी दुनिया से, जबकि नॉर्मली 32 टीम्स होती हैं। दूसरा ये है कि इसके 3 वेन्यूज़ हैं, जैसे आपने खुद भी बताया कि यूएसए है, फिर मेक्सिको है और फिर कनाडा है। ये 3 वेन्यूज़, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वर्ल्ड कप 3 वेन्यूज़ पे हुआ वो। और फिर उसमें जो एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ होने वाली है वो ये है कि 2 ऐसे प्लेयर्स हैं दुनिया के और सारी दुनिया उसको उनको जानती है, जैसे रोनाल्डो और मेसी जो हैं वो अब से पहले तक 5 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। और ये अगर वो इंशाल्लाह खेल रहे हैं और वो टीम्स में भी हैं, ये अगर वो वर्ल्ड कप जब जैसे ही वो खेलेंगे, ग्राउंड में उतरेंगे, तो वो 6 वर्ल्ड कप खेलने वाले दुनिया के 2 वाहिद प्लेयर्स हो जाएंगे और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। तो इस हवाले से भी जो है वो ये वर्ल्ड कप जो है ना वो डिफरेंट होने जा रहा है बाकी वर्ल्ड कप से। और तीसरी बात ये है कि हमारा जो फुटबॉल है वो उसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। देखिए 220 ऑल टुगेदर पूरी दुनिया की टीम्स हैं और वो सब की सब खेलना चाहती हैं। इस दफ़ा नंबर बढ़ाने का मकसद भी यही था कि फीफा चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टीम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकें। अब 48 टीम्स में आप देखें कि यूरोप से 16 टीम्स ली गई हैं, अफ्रीका से 10 टीम्स आई हैं, इस तरह एशिया से सिर्फ 9 टीम्स ली हैं। 9 टीमें जो है ना वो ये एक कोटा है जो फीफा ने एशिया को दिया हुआ है और वही क्वालिफाई करके जो है ना वो आगे जा सकती हैं। अब आप देखें कि हमारे पास 47 कंट्रीज हैं एशिया के अंदर, तो उसमें क्वालिफिकेशन करके 9 टीम्स का जाना एक ऑलरेडी बहुत डिफिकल्ट और मुश्किल चीज़ है। और दूसरी बात ये है कि हमारा जो फुटबॉल है या हमारा जो गेम फुटबॉल पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो खेली जाती है, उसके अंदर जैसे बाकी गेम्स में है पॉलिटिक्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। और बजाय इसके कि फोकस किया जाए फुटबॉल के स्ट्रक्चर के ऊपर, फुटबॉल की फैसिलिटीज़ के ऊपर, फुटबॉल के ग्रास रूट के ऊपर और फुटबॉल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कोचिंग है और ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के ऊपर हमारा सारा फोकस जो होता है वो पॉलिटिक्स पे होता है और इस पे होता है कि कौन फेडरेशन के अंदर आएगा, कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। और उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि फीफा जो है वो फुटबॉल फेडरेशन को फंडिंग करता है। आमिर भाई, और ये नहीं है कि कोई बीड़ा कौन उठाएगा, ये आगाज़ कहाँ से किया जाए? क्योंकि अगर बात करें शौक़ की, लगन की, जिस तरह से आपने लियारी की भी मिसाल दी है, हमारे बच्चे इंटरनेशनल फोरम्स पे जाते हैं, परफॉर्म करते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त अपनी वहाँ पे धाक बिठाते हैं, लेकिन नेशनल टीम हमारी इस काबिल कब बनेगी और कि वो फीफा के अंदर कंट्रीब्यूट भी कर सके, उसका हिस्सा बन सके? जी, एक तो मैंने आपको बता दिया कि कंपटीशन का लेवल बहुत ऊपर है। यानी अगर 9 टीम्स के अंदर आपको टॉप में आना है तो उसके लिए भी आपको अभी से अगर शुरू करें कोई 10 साल चाहिए आपको क्वालिफाई करने के लिए वर्ल्ड कप के लिए। अब कौन करेगा? अब ये तो मैं सिर्फ फुटबॉल की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप बाकी स्पोर्ट्स का भी हाल देखें, आप हॉकी को भी जो हमारी नेशनल गेम है या इवन अब क्रिकेट के भी जो हालात हो रहे हैं और इसी तरह बाकी सारी हमारी स्पोर्ट्स हैं, आप देखते हैं कि उसमें पॉलिटिक्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है और जो हमारा रियल फोकस है वो स्पोर्ट्स की प्रमोशन और गेम की प्रमोशन से हटकर जो है वो पॉलिटिक्स के ऊपर हो जाता है। तो मैं बीइंग ए फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर और फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल टीम, जी मैं दुआ ही कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो कोई इसका उस तरह से हल नहीं नज़र आता, क्योंकि ये जो एसोसिएशंस होती हैं ये डायरेक्टली अपनी इंटरनेशनल एसोसिएशंस को जवाबदेह होती हैं। जैसे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो है वो डायरेक्टली फीफा के साथ कनेक्टेड है। इसमें गवर्नमेंट के इदारे या हमारी आईपीसी मिनिस्ट्री या कोई और इदारा जो है ना वो इंटरफेयर नहीं कर सकता और ये डायरेक्ट उन्हीं की इंस्ट्रक्शंस को जो है ना वो फॉलो करते हैं। और फिर मैं क्या आपको बताऊं, अगर हम डिटेल में जाएंगे तो टाइम भी कम है कि बहुत सी खराबियां हैं जिसे जो है वो ठीक करने की जरूरत है। और हम दुआ करते हैं कि कोई ऐसे लोग आए, दुआ तो करते हैं, लेकिन हम बड़े पुरुमीद भी हैं कि रिवाइवल होगा, क्योंकि हमारे दिलों के बड़े करीब है, फुटबॉल हो, हॉकी हो या फिर क्रिकेट हो, क्योंकि हमारे वहाँ भी हर गली में, हर कूचे में बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स से बड़ा लगाव रखते हैं। लेकिन जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि सियासत बहुत ज़्यादा है, अभी हम क्रिकेट की ज़बूहाली भी देख रहे हैं, अपने आंखों के साथ हम इसको मुलाहिज़ा कर रहे हैं, कहाँ पर हमारे लेजेंड्स हुआ करते
करते थे और कहाँ अब वो बुरी तरह से हम पिट रहे हैं दूसरी उन टीमों से जिनको हमने खुद सिखाया है। अगर हम फुटबॉल की बात कर लें तो फुटबॉल के अंदर आप खुद कैप्टन रह चुके हैं, आपको क्या लगता है किन शोबों में यहाँ पर काम होने की ज़रूरत थी जिसको निगलेक्शन मिली, जिसको निगलेक्ट किया गया, जिनको वो तवज्जो नहीं मिली है? और दूसरा, यहाँ पर सियासत किस किस्म की सियासत है जो कि फुटबॉल को ग्रो करने नहीं दे रही है, और क्या पोटेंशियल मौजूद है, प्लेयर्स इतने अच्छे मौजूद हैं हमारे पास जिनको पॉलिश करें तो हम जिस तरह आप कह रहे हैं 10 साल के बाद इवन हम इस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो समझते हैं कि है मौजूद और कहाँ कहाँ किन किन जगहों पर काम होने की ज़रूरत है? जी 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 बिल्कुल। इसमें देखें, सबसे बेसिक चीज़ जो किसी भी गेम या स्पोर्ट्स के लिए होती है वो आपका ग्रास रूट होता है। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले आपको ग्रास रूट पे काम करना चाहिए। आपको स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनके ऊपर काम करना चाहिए। फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसकी तरफ आपने जो है ना वो फोकस करना चाहिए। जब आपके पास ग्राउंड ही नहीं है, जब आपके पास स्टेडियम्स ही नहीं है, मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली मैं इसको कोई खुशी से बयान नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई ऐसा स्टेडियम नहीं है जहाँ पे रात के वक्त फीफा की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए कोई इंटरनेशनल मैच कराया जा सके। अब इससे जो है वो बुरी बात क्या होगी कि हम इस काबिल ही नहीं हैं कि हमारे पास जो है ना वो कोई खेलने की ग्राउंड हो। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की ज़रूरत है। फिर हमारी जो ऑफिशियल्स हैं, जो कोचेज़ हैं, उनके ऊपर जो है वो काम करने की ज़रूरत है। और हमारी जो लीग है स्पेशली, और फुटबॉल के अंदर आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी लीग्स जो है ना वो आप भी देखते हैं, प्रीमियर लीग है या स्पेनिश लीग है या आप जर्मन की बुंदेसलीगा है या इस तरह की यूरोप के अंदर बहुत सी लीग्स जो है ना वो आप देख रहे होते हैं। इवन रोनाल्डो जो है वो सऊदी अरेबिया में इस वक्त जो लीग खेल रहा है, ऑल्दो वो एक बहुत आम सी लीग है, लेकिन रोनाल्डो को वहाँ लेके जाना और खिलाना ये बहुत बड़ी बात है। तो किसी भी फुटबॉल नेशन या फुटबॉल टीम का जो म्यार ज़्यादा करने के लिए आपको लीग के अंदर जो है ना वो उसको डालना होता है। तो हमारी तो कोई लीग ही नहीं है, मतलब पिछले 10 साल से हमारी कोई प्रोफेशनल लीग ही नहीं हो रही। प्रोफेशनल लीग छोड़ें, कोई लोकल लीग ही नहीं हो रही है, कोई डोमेस्टिक के ऊपर काम नहीं हो रहा, कोई हमारी डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट्स, सूबों के ऊपर जो है ना वो काम नहीं हो रहा। हाँ, जो आसान हल हमारी फेडरेशन ने इस वक्त जो है ना वो चुना हुआ है और वो अडॉप्ट किया हुआ है, वो है जी एक्सटर्नल सॉल्यूशंस। यानी हर चीज़ बाहर से ले आएँ। आपके पास कोचेज़ नहीं है, कोई बात नहीं, आप बाहर से कोच ले आएँ। आपके पास प्लेयर्स नहीं है, कोई बात नहीं, आप डायस्पोरा जो है ना वो बाहर से प्लेयर्स ला के जो है ना वो खिला लें और उन्हीं को जो है ना वो प्रमोट करें, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, उनके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए जो है ना वो लगाने। तो हमारे जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, जो लोकल प्लेयर्स हैं, उनका क्या कसूर है, उनकी क्या गलती है कि वो पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं? इसलिए आप उनको ना मौका देते हैं, ना खेलने के लिए जो है ना वो एटमॉस्फेयर जो है ना वो पैदा करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो आपको अपने लोकल टैलेंट के ऊपर ट्रस्ट करना है। आपने भी बताया बहुत टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर। आपने लियारी की मैंने एग्जांपल आपको और हमारी विमेन टीम देखें वो किस तरह से थोड़े वसाइल के साथ भी बेहतरीन परफॉर्म करती है इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर भी। इसका मतलब पोटेंशियल है, टैलेंट है। तो ट्रस्ट करना पड़ेगा, पीएफएफ को ट्रस्ट करना पड़ेगा हमारे लोकल कोचेस के ऊपर, लोकल प्लेयर्स के ऊपर, लोकल सिस्टम के ऊपर, और लीग हमें शुरू करनी पड़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो बेहतर करना, स्ट्रक्चर को बेहतर करना होगा। खराबियां बहुत सी हैं और उन खराबियों को ठीक करने में बड़ा वक्त लग जाएगा, लेकिन थोड़ा सा क्रेडिट दें हम अपने उन तमाम सियालकोट के मैन्युफैक्चरर्स को कि फुटबॉल जो कि दुनिया में कहीं से भी ली जा सकती है, पाकिस्तान का ही इंतखाब किया जाता है। तो ऐसा क्या खास है हमारी फुटबॉल के अंदर, अगर थोड़ा सा आमिर भाई आप बता सकें। जी फुटबॉल मेकिंग में तो जी हमारी हिस्ट्री है। पाकिस्तान जो है वो हमेशा से ही ऑलमोस्ट हर वर्ल्ड कप के अंदर जो है ना वो फुटबॉल जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर बनते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के किसी ब्रांड की स्टैंप ना भी लगे और वो जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उन्हीं की स्टैंप्स लग के जाती हो, लेकिन बनाने में जो है वो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में जो है ना वो नंबर 1 है। इस बॉल में जो है वो कुछ चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट इसलिए भी हैं कि इसके अंदर जो है ना वो सेंसर्स लगाए गए हैं, जिसके थ्रू जो है वो जितनी भी शूट्स की जाती हैं या बॉल को जितनी दफ़ा भी टच किया जाएगा और जिस भी डायरेक्शन के अंदर ये बॉल जा रहा होगा, वो सारी की सारी जो डायरेक्शंस और नंबर ऑफ शूट्स और जो इसकी पोजीशन है वो सब की सब जो है वो आप कंप्यूटर पे या अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर जो है ना वो आप कैप्चर कर सकते हैं। और स्पेशली जो हमारे रेफरीज हैं जो फिर जिसको हम क्रिकेट में जो है ना थर्ड एम्पायर कहते हैं, तो हमारा जो इसके VAR जो हमारे हैं रेफरीज,
उनके लिए ये बहुत आसानी है कि वो रिव्यू लेकर और इसको देखकर जो है ना वो आसानी से कोई डिसीजन अगर ऐसा जो उन्होंने गलत कर दिया उसको कर सकते हैं। तो ये एक यूनिक चीज़ है इस फुटबॉल की, और और हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान जो है ना वो इसकी प्रोडक्शन कर रहा है। बिल्कुल जी, बहुत ही हमारे लिए ज़बरदस्त ये मौका भी था जिसमें एजाज़ की बात है, एजाज़ की बात है। हम हमेशा वर्ल्ड कप के लिए फ़ुटबॉल बना कर देते हैं। वर्ल्ड कप ना भी हो तो जो पाकिस्तान के फ़ुटबॉल हैं वो पूरी दुनिया में, और फिर तमाम प्लेयर्स इन्हीं फ़ुटबॉल के साथ खेलते हैं, जो कि हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आमिर महमूद साहब, साबिक कप्तान पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम, मौजूद थे, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे फ़ुटबॉल का भी रिवाइवल हो सकेगा। जहाँ जहाँ पर काम होने की ज़रूरत है वहाँ पर काम किया जाएगा, और बाहर के प्लेयर्स लाने की बजाय, कप्तान बाहर से लाने की बजाय यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की ज़रूरत है, और यहाँ के प्लेयर्स पर यकीन करने की ज़रूरत है। और अगर डोमेस्टिक यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा, फुटबॉल को भी उनके टूर्नामेंट्स रखे जाएंगे, तो फिर आपको गली मोहल्लों से ऐसा टैलेंट मिलेगा जो कि कल को जाकर 5 साल बाद, 10 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगे इंशाल्लाह। जी हाँ, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर इश्यूज़ पे बात होगी, हमारे साथ रहेगा। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। और आज दुनिया भर में बच्चों से मुशक्क़त और मेहनत मजदूरी के खिलाफ शऊर बेदार करने का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद इस संगीन समाजी मसले की तरफ तवज्जो दिलाना है और बच्चों के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाना है। जो आलमी रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि दुनिया भर में तकरीबन 16 करोड़ बच्चे किसी न किसी शक्ल में मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर हैं। और इसी तरह पाकिस्तान में भी ये तादाद बहुत ज़्यादा है, अलार्मिंग है। पाकिस्तान में भी हर 5वें घर में एक बच्चा मजदूरी करता है। गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी और फिर वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम है जो कि बच्चों से मुशक्क़त के बढ़ते हुए रुझान की अहम वजूहात में शामिल है। तो इसमें सिर्फ हुकूमत को आप ब्लेम नहीं कर सकते, हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, लेकिन साथ में हमें भी बीड़ा उठाना होगा। हमें भी ये ख्याल रखना होगा कि हम अपने घरों के अंदर छोटे छोटे उन मासूम बच्चों को मेहनत मुशक्क़त पे लगा देते हैं, चाहे उसकी वजह जो भी हो, जो उनकी मासूमियत है, जो उनके खेलने कूदने की उम्र है, जो उनकी पढ़ने की उम्र है, वो कीमती वक्त उनसे छीन लिया जाता है, उनसे उनकी मासूमियत को छीन ली जाती है। जो वाक़यात हम देखते हैं कि बच्चों के साथ न सिर्फ मुशक्क़त करवाई जाती है बल्कि उनके साथ ज़्यादती के वाक़यात, उनके ऊपर टॉर्चर के वाक़यात, वो उससे भी भयानक एक पहलू है जो कि हमारे माशरे में पनप रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से वाक़या पेश आया इस्लामाबाद के अंदर, एक जज साहब की बेगम ने बच्ची को सिर्फ तोते को उड़ा देने के ऊपर तशद्दुद का निशाना बनाया, इस्त्रियाँ गर्म करके लगाती रहीं। और फिर यहाँ पर ही हमारे लाहौर के अंदर वाक़या पेश आया जहाँ पर एक घर के अंदर बच्ची जो है वो मुलाजमत करती थी और उसके साथ बार बार ज़्यादती की जाती रही। इज्तिमाई ज़्यादती के बाद वो बच्ची मौत के मुँह में चली गई। इस तरह के बहुत सारे हज़ारों वाक़यात हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार होते हैं, ना सिर्फ जिस्मानी, ज़हनी और जिनसी तशद्दुद के ख़तरात से भी वो दो चार रहते हैं, बल्कि उनसे तालीम, सेहत और बेहतर मुस्तकबिल का हक भी छीन लिया जाता है। घरेलू मुलाजमीन के तौर पर काम करने वाले बच्चों की मैं इसलिए जिक्र बार बार करती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनते हैं, वालिदैन से दूर होते हैं और वो अपना दुख और दर्द भी बयान नहीं कर पाते हैं। जो उम्र उनकी खिलौनों से खेलने की होती है उस वक्त वो किसी न किसी की घटिया सोच का, घटिया नज़रिए का या घटियापन का शिकार हो जाते हैं। और इस तरह के हमारी सोसाइटी के अंदर जो बिगड़े हुए कुछ लोग हैं जो इस मुआशरे को मज़ीद बिगाड़ने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उसके लिए आज आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। इन बच्चों के लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और इनसे कम उम्री में जो बच्चों से मुशक्क़त ली जाती है इसका बायकॉट होना चाहिए। अवामी सतह पे भी, हुकूमती सतह पे भी सख्त सज़ाएँ होनी चाहिए और माहिरीन के मुताबिक बच्चों को मयारी तालीम, तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर मौक़े फराहम करना कौमी तरक्की और खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। तो आज के दिन को सिर्फ तकारीर की हद तक, सेमिनार्स की हद तक महदूद नहीं करना चाहिए, बल्कि इसकी बेहतरी के लिए बच्चों को उनके बचपन की जो तमाम रौनकें हैं, जो उनकी तालीम है, तरबियत है या उनके खेलने कूदने के तमाम मौके हैं, उन्हें वो फराहम करने के लिए हमें मिलकर काम करना हो। और अगर आप अपने बच्चों को खुद से पाल नहीं सकते तो खुदारा बच्चों की पैदाइश के वक्त सोचा करें कि क्या आप उस बच्चे को एक खूबसूरत ज़िंदगी, उसको मुकम्मल ज़िंदगी दे सकते हैं या नहीं। और ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि उनको महफूज एक इन्वायरमेंट मुहैया करें और उनकी तमाम ज़रूरियात की जो ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं उनको पूरा करें। हम देखते हैं कि वालिदैन इतने ज़्यादा बच्चे पैदा करने के बाद हर एक को मजदूरी पर लगा देते हैं, मांगने पर लगा देते हैं। तो उन बच्चों की मासूमियत मत छीनिए, ये वालिदैन की भी जिम्मेदारी है। स्टेट के साथ साथ वालिदैन को भी इतनी समझ बूझ रखनी होगी कि अपने बच्चों को खुद पालना है, ना कि दूसरों की भेंट चढ़ाना है। और अपने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए आप मेहनत करें, मजदूरी करें, लेकिन अपने बच्चों को कम खिला लें लेकिन अपने साथ रखें और महफूज रखें।
बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, कुछ बात हो जाए एआई की। एआई के अंदर जो जिद्दत है वो शिद्दत के साथ महसूस की जा रही है, और अब तो वो जो हम बात कर रहे थे कि जी ये जॉब्स हथिया रही है एआई, तो वो उसका आगाज़ हो चुका है। अमेरिका भर के अंदर हमने देखा कि अब लोगों को इसके क्राइसिस का सामना भी करना पड़ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट की सूरत में। बहरहाल पाकिस्तान में मसनूई ज़हानत एआई पर सार्फिन का एतमाद तेज़ी से बढ़ रहा है, और एक हालिया रिपोर्ट ये कहती है कि लगभग 82% पाकिस्तानी सार्फिन ख़रीदारी के फैसलों के लिए एआई एजेंट्स पर भी भरोसा करने लगे हैं। जी हाँ, और रिपोर्ट ये भी बता रही है कि सार्फिन मसनूआत के इंतखाब, कीमतों के तकाबुल, ऑनलाइन सिफारिशात और ख़रीदारी के जो बेहतर फ़ैसले हैं उनके लिए तेज़ी से एआई टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं। और माहिरीन के मुताबिक मसनूई ज़हानत न सिर्फ ख़रीदारी के अमल को आसान और तेज़ बनाती है, बल्कि सार्फिन की ज़रूरियात और तरजीहात के मुताबिक ज़ाती नौयत की तजावीज़ भी फ्राहम करती है। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप हर चीज़ जो है वो एआई पर मत डाल दीजिए, इतना इन्हिसार एआई पर ना कीजिए, कुछ अपने दिमाग, अपनी सोच बूझ को भी इस्तेमाल कीजिए ताकि इसको जंग ना लग जाए, और जब हमने वापस जाना है तो इसको ऐसे ही दिमाग को ना लेकर जाए। और ये भी हो सकता है कि आप जो पूछना चाह रहे हैं ऐसे, जिस अंदाज में आपने पूछा है वो आपकी हाँ में हाँ मिलाते हुए शायद आपके लिए मुवाफिक जवाब ना भी हो, तो वो आपकी हाँ में हाँ मिलाते हुए आपको वो जवाब दे देगा। तो वो 100% रिलाई करना भी मुनासिब नहीं होगा। अभी ये इतनी एडवांस नहीं हुई, अपनी एक्यूरेसी इसकी इतनी ज़्यादा मौसर नहीं है कि आप हर चीज़ का दारोमदार एआई पर छोड़ दें। तो डिजिटल मईशत के फ़रोग़ और ऑनलाइन ख़रीदारी के बढ़ते रुझान के साथ हम देख रहे हैं कि एआई का किरदार भी मज़ीद अहम होता जा रहा है। ताहम माहिरीन इस बात पर भी ज़ोर देते हैं, जो हम भी कह रहे हैं, कि सार्फिन को अपनी ज़ाती मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ और ऑनलाइन सिक्योरिटी के हवाले से भी मोहतात रहना चाहिए। बिल्कुल, और कुछ मेडिकल के इश्यूज ऐसे होते हैं जिस पर आप एआई से राय लेते हैं, लेकिन ना तो वो आपकी फीलिंग्स, ना जज्बात और ना ही एहसासात को समझ पा रहा होता है। तो इस तरह से आपको हर चीज़ जो है वो एआई पर नहीं डालनी है। कुछ चीज़ें आपको अपने डॉक्टर से, मुआलिज से, अपनी रहनुमाई किसी दोस्त से, किसी अच्छे जो घर का बड़ा है उससे भी मशवरा कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि आप उनसे मशवरा करें। इसीलिए तो अब हम रिश्तों से भी दूर होते जा रहे हैं जुनैद, हम हर चीज़ एआई पर छोड़ देते हैं। किसके साथ कितना चलना चाहिए ये भी हम एआई से पूछते हैं, बीवी को कैसे मनाना चाहिए ये भी हम एआई से पूछते हैं, शौहर को कैसे मनाना चाहिए ये भी एआई से, गिफ्ट किसको क्या देना चाहिए ये भी एआई से। तो जब हम इतना इन्हिसार एआई पर करना शुरू कर देंगे तो फिर हम अपने रिश्तों से भी दूर हो जाएंगे, अपने दिमाग का जो सोचने समझने की सलाहियत है उसको भी खो बैठेंगे। जी, उसको भी जंग लग जाएगा। इसका थोड़ा सा इस्तेमाल कम कीजिए। हालांकि ये नई टेक्नोलॉजी है और आहिस्ता आहिस्ता दूसरी टेक्नोलॉजीज जो हैं वो इंट्रोड्यूस होती जा रही हैं दुनिया के अंदर। इनसे आपको हम आहंग होना, आरास्ता होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हद से ज़्यादा इसका इस्तेमाल जो है वो आपकी ज़िंदगियों पर भी असरअंदाज हो सकता है और आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अपने बच्चों को अपने फैसलों में शामिल किया करें, मशवरों में शामिल किया करें। वो आपको एआई से ज़्यादा अच्छे मशवरे देते हैं आजकल, क्योंकि बच्चे जो हैं हमारे रोबोटिक हैं, आजकल के बच्चे भी एआई बच्चे हैं। बिल्कुल एडवांस बच्चे हैं। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन अभी, और ब्रेक के बाद बात होगी बजट की। आज वफाकी बजट पेश किया जा रहा है 2026 और 27 का। उसमें क्या सरप्राइजेज़ हैं, क्या रिलीफ है और क्या झटके रखे गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। वैसे शाल आपको क्या तवक्को है? एक खुशाइन बात तो खातिन के लिए कि मेकअप सस्ता होने जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको बिजली की जो कीमतें मिलने जा रही हैं, बिजली के झटके भी लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, वो आपके मर्द हजरात को जब सोचने पर मजबूर कर देंगे कि बिजली पूरी करें या खवातीन का मेकअप पूरा करें, तो फिर इसका मतलब ये है कि मेकअप तो खरीदने की नौबत नहीं आएगी। चलिए देखते हैं बहरहाल क्या होने जा रहा है। एक ब्रेक के बाद इस पर तफसील से बात करते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक। और एक अहम दिन है, तारीखी दिन है, एक और बजट पेश किया जा रहा है। कितना टैक्स है, कितना रिलीफ है, क्या होगा सस्ता और क्या महंगा आइंदा माली साल का, यानी कि 17,500 अरब रुपए से ज़ायद का हजम का बजट जो है वो आज आने वाला है। टैक्स रेवेन्यू का हदफ इसमें 15,267 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है, और इसी तरह से नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ है 2,767 अरब रुपए। जी हाँ, और जो ये अभी बताया जा रहा है नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ और जो टैक्स रेवेन्यू का हदफ है 15,267 अरब, उसको पूरा करने के लिए फिर तमाम चीज़ें महंगी भी होंगी, हर चीज़ पर टैक्स भी लगेगा, क्योंकि ये हदफ जो रखा गया है ये खासा भारी है आवाम के लिए, और इस हदफ को पूरा किया जाना है आम आवाम से, ना कि अशराफिया से। तो अब क्या कुछ महंगा होने जा रहा है, जो कि जुनैद का भी सवाल है, ये जान लेते हैं। डॉक्टर हाकान हसन नजीब साहब, साबिक मशीर वज़ारत ख़जाना हैं आप, वेलकम आपको डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई कीजिएगा। जो हदफ रखा गया है, एक तो काफ़ी हैवी हदफ रखा गया है टैक्स रेवेन्यू का 15,267 अरब, और नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ भी 2,767 अरब है।
इसको पूरा करना है हम आवाम से, किस तरह से पूरा करना है उन्होंने, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। किन किन शोबों पे टैक्स की भरमार होने जा रही है, टैक्स लगने जा रहा है, किन शोबों में थोड़ा रिलीफ भी मिलने जा रहा है, और कहा जा रहा है कि जो तनख्वाहदार तबका है उनको खासा रिलीफ मिलने जा रहा है। लेकिन जुनेद ये इस बात से एग्री नहीं करते, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये है कि जब भी कल बजट या परसों या तरसों जितने दिन भी बजट पे लगे होंगे और उनको एक्स्ट्रा डेज भी मिले, उनको ये सोच रखनी चाहिए कि जो इकोनॉमिक सर्वे है ना, अगर सारी अथॉरिटीज़ इसको बहुत गौर से पढ़ लें तो दे विल बी देन एबल टू फिगर आउट कि हमें किस तरह का बजट देना है। इकोनॉमिक सर्वे ने कल हमें ये बताया कि मुल्क में इन इक्वालिटी जो है वो जो लास्ट फिगर था उससे बढ़ के 27 साल की हाईएस्ट सतह पर चली गई है। ये एक जीनी कोएफिशिएंट एक चीज़ होती है। इसी तरह 2018 में जो 18-19 में जो पावर्टी की शरह थी वो 22% थी, आज वो 29% है। अब यानी कि 7.1 परसेंटेज पॉइंट का इंक्रीज आया है। ये 11 साल की हाईएस्ट लेवल पर है। पाकिस्तान की इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट 21 साल की हाईएस्ट लेवल पर है। प्रीवियस 6.3 थी, इस वक्त 7.1। अगर आप इस तरह अप्रोच करें, पाकिस्तान में हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट है इस पर मैन्युफैक्चरिंग पे, पर्सनल इनकम पे, जीएसटी पे। सो अगर आप बजट को इस तरह अप्रोच करने जाएं, और इन्वेस्टिबिलिटी, ये खुद सर्वे ने जो हमें बताया, मैं तो कहता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स हमारे जो आई ऑलवेज से दिस इन द प्रोग्राम, हमारे जो यंग रिसर्चर्स हैं उनको बहुत गौर से पढ़ना चाहिए। आई स्पेंड हाफ द नाइट रीडिंग द डॉक्यूमेंट one should not even talk about Pakistan without reading such an informative piece जो कि authorities ने लिखा है। एक तो मैं pat at the back of the इकोनॉमिक विंग, पाकिस्तान गवर्नमेंट का इकोनॉमिक एडवाइजरी विंग होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, जो ये लिखता है, तो अ गुड जॉब डन। इससे हमें बहुत कुछ पता चल गया। हमें ये भी पता चल गया कि ये जो 3.7% की ग्रोथ है, इसमें हमने ये जाकर देखा कि हमने लाइफ स्टॉक बहुत इंक्रीज हुआ देखा, हमने कॉटन का नंबर ऑन द हायर साइड देखा। यू कैन डू अ लॉट विद द इकोनॉमिक्स। अब इस पस मंजर में जुनेद, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पर्सनल इनकम टैक्स जो है उसमें रिलीफ ना आए। ऐसी बात अगर आपने की तो आई विल नॉट बी अ हैप्पी मैन। सो पर्सनल इनकम टैक्स, लेकिन खसारों को कैसे कम करेंगे डॉक्टर साहब? खसारे किस तरह से कम होंगे, क्योंकि वो तो अल्टीमेटली हमसे ही, हमारी जेबों से निकलवाया जाएगा। जी, एक अच्छी रिलीफ जो है वो देनी चाहिए। 200 अरब देते थे 4 साल पहले पर्सनल इनकम टैक्स रजीम में, ये 700 अरब के करीब चला गया है। ये अनफेयर है। 3,42,000 पे हम हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में ले जाते हैं यार। 3,42,000 वाला तो मिडिल इनकम है मुश्किल से इस मुल्क में आज। अब लेट्स नॉट डू दिस। एंड 50,000 वाला जो है उसको हम टैक्स नेट में ले आते हैं। 50,000 तो डोमेस्टिक हेल्प को मिल रहा है आजकल। आई मीन व्हाट आर वी इवन डूइंग? सो ये आना चाहिए। जुनेद का ये सवाल अच्छा है कि यार अगर आपने ये सब कुछ करना है तो पैसे कहाँ से लाएं? जुनेद, इफ you and I were writing it, तो हम तो खर्चे कम करके लाएंगे। हम वो काम नहीं करेंगे फेडरल गवर्नमेंट पे जो उनके काम नहीं है। इनकम सपोर्ट उनका काम नहीं है, सब्सिडीज उनका काम नहीं है, 40 से 45 डिवीजन से हुकूमत चलाना उनका काम नहीं है। 60-70 ऑटोनमस बॉडीज तो मैं बड़ा क्लियर हूँ जो विद स्ट्रोक ऑफ पेन बंद करके घर भेज देनी चाहिए, जो इस साल भी करोड़ों अरबों रुपया खर्च करेंगी, जिनकी आउटपुट यानी कि रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट बहुत मिनिमल है। मतलब वो वैल्यू ऐड नहीं कर रही द काइंड ऑफ मनी वी आर स्पेंडिंग। पाकिस्तान जहाँ खड़ा है जुनेद, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 78 साल में इतनी अच्छी कॉन्स्टलेशन, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के जो सितारे हैं, एक 10 मई इंडिया के साथ फॉरेन डिप्लोमेसी, IMF का कवर जो मैक्रो स्टेबिलिटी दे रहा है, ये कभी नहीं आया। अब एक इस तरह का बजट प्रेजेंट कर देना कि 1000 अरब मैंने प्रोविंसेस से पकड़ लिए, वो पहले वन टाइम थे, उसको ज़्यादा चलाता रहूँगा, पर NFC नहीं करूँगा, मतलब ये आई थिंक जहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी की बात डॉक्टर साहब कर रहे हैं, वहाँ पे ये भी तो अपॉर्चुनिटी है। वैसे तो हमारे लिए तशवीश की बात है कि हमारे पड़ोस में जंग चल रही है, लेकिन मिडिल ईस्ट में होने वाली इस वक्त जो क्राइसिस है, कम अज़ कम वहाँ से वापस, अगर हम तो उम्मीद करते हैं कि वापस भी है इन्वेस्टमेंट जो जा चुकी है, एटलीस्ट यहाँ से जो जाने का सिलसिला था वो भी तो रुक रहा है। हमारी पोर्ट्स ऑपरेशनल हो सकती हैं, हमारी रूट्स अगर ऑपरेशनल हो जाएं तो उससे भी रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। तो एक बेहतरीन मौका, अपॉर्चुनिटी तो इस लिहाज से भी है। क्या कहेंगे?
certainly, I mean, I think पाकिस्तानीज का कहीं 17 अरब डॉलर का फिगर मैंने सुना है, ये हियर से है, मैं बाकी सब फिगर्स को स्टैंड करता हूँ, ये फिगर जो मैंने पढ़ा या सुना है। अब वो अगर हर साल 500 मिलियन या बिलियन या 2 बिलियन जा रहा था, वो रुक गया है, तो बिल्कुल ठीक बात। पर मेरा ख्याल है जुनेद की रेमिटेंसेस में जो पैसा दिखाई दे रहा है ना इस दफ़ा बढ़ा हुआ, वो पार्टली वो भी पैसा है जो वहाँ से पाकिस्तान शिफ्ट हुआ है। और एक एनेक्डोटली ये लगता है कि जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस में बढ़ोतरी पिछले 3 माह में दिखाई दी है और बड़ी क्लियर है। यू नो, अ फ्रेंड ऑफ माइन वाज टेलिंग कि वो कोई उसका प्लॉट था, वो 1 करोड़ 80 का था, आज उसको 2 लाख 30, 2 करोड़ 30 की ऑफर है। सो दैट्स अ सब्सटैंटिव राइज। यू नो, नंबर्स में अगर 20 से 30% राइज आ गया है तो व्हाट दैट मीन्स इज कि ये पैसे ठीक है, वो एक 7E हमने उठाया है, हमने ट्रांजैक्शंस की प्राइस नीचे की है, वो ठीक है, कुछ उसका भी इम्पैक्ट होगा, बट सर्टनली लिक्विडिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा है। आप बिल्कुल, अब अगर इस लिक्विडिटी को कैच नहीं करेंगे तो फिर वक्त गुजर जाएगा। पाकिस्तान में यार बार बार मतलब अल्लाह मियाँ तो अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं ना। अब अगर ह्यूमंस उस पर काम करके अपनी पोर्ट्स को, मतलब यू नो, आई वाज अ स्मॉल किड, आई यूज्ड टू लिव इन कराची, मेरे वालिद साहब की वहाँ पोस्टिंग हुई थी एंड मैं कराची में पढ़ता था, और हम जब समंदर पे जाके वो देखते थे कि पाकिस्तान विल बिकम दी ट्रेडिंग हब, ये 80 की दिहाई की गुफ्तगू कर रहा हूँ, और वो सारा कुछ दुबई चला गया, तो दिल दुखता है उन चीज़ों को देखकर। अच्छा, आज फिर पर जिस तरह दुबई में नॉर्मलाइजेशन होनी है ना, ये जो हम कह रहे हैं कि 8000 पोर्ट पे आ गए शिप्स, ये फिर चेंज हो जाएगा, बिकॉज आपकी उस तरह की रेगुलेशन पोर्ट पे नहीं है, आपकी टर्नओवर टाइम्स उस तरह नहीं है, आपकी कस्टम्स उस तरह गियर्ड नहीं है। कुछ अरसे के लिए हमारे पास अगर इसका बेहतरीन फ़ायदा ना उठाया तो ये हाथ से जा सकता है। अच्छा, अगर थोड़ा सा अगर बात की जाए हुकूमती जो इंटेंशंस हैं, हम उनकी इंटेंशन के चले ना भी कहें, लेकिन जो अमली तौर पे हम देखते हैं, एक तरफ हमें प्रमोट किया जाता है कि जी सोलर लगाइए, ग्रीन एनर्जी वक्त की ज़रूरत है, जो एनर्जी शॉर्टफॉल है उसको पूरा करने के लिए भी जब लोगों ने लगा लिया तो फिर उनको सज़ा दी जा रही है कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि IPPs के मसले, लैंड लॉस से सारा कुछ वो हमारी ही जेबों से निकलना है। इसी तरह से पेट्रोल महंगा हुआ तो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर हाइब्रिड कार्स की तरफ आना शुरू हुए, तो उन सारी चीज़ों को महंगा किया जा रहा है, आवाम को किसी भी तरह से छोड़ा नहीं जा रहा। तो ये जो पॉलिसी है, अपने खर्चे तो वो कम करते नहीं, लेकिन आवाम अपने तहीं अपनी इन्वेस्टमेंट से जो करने की कोशिश करती हैं उसे भी डिस्करेज किया जाता है, उसे भी सज़ा दी जाती है। तो ये पॉलिसी कितनी ख़तरनाक है आवाम के लिए? तो आई एम श्योर अथॉरिटीज़ बड़ी स्मार्ट हैं, तो वो ये तो समझ सकती हैं कि पहले तो बजट को टैक्स के पस मंज़र से नहीं, एक्सपेंडिचर के पस मंज़र से अप्रोच करना चाहिए। जब वो सारा कुछ कर लें तो फिर टैक्स पे भी आ जाएं। पेट्रोलियम लेवी, दूसरी बात ये एक रिग्रेसिव टैक्स है, एक अनफेयर टैक्स है, इट इज़ नथिंग बट अ टैक्स, सो लेट्स नॉट बी कंफ्यूज्ड। यू नो, ये GST की इवज़ लगाया गया था ताकि ये प्रोविंसेस से शेयर ना हो सके। अगले साल 18% इसको बढ़ाना, मतलब मेरा ख्याल है कि वो जो IMF वाले हैं उन्होंने PhD मेरी तरह की यूनिवर्सिटी से नहीं की है, क्योंकि अगर की होती तो वो पाकिस्तानियों को बता रहे हैं कि 167% टैक्सेशन है, उन्होंने स्टाफ लेवल में लिखा है। तो फिर वो पाकिस्तान अथॉरिटीज़ को भी ये बताएंगे कि 1468 इस साल कलेक्ट करेंगे, अगले साल 1727 कलेक्ट करेंगे। आई मीन जस्ट थिंक अबाउट कि जो एक मोटर बाइक वाला है और एक जुनेद जो स्टार एंकर है पाकिस्तान का, वो दोनों 150 रुपये ही डाल रहे हैं। जुनेद अपनी लैंड क्रूजर में डलवा रहा है, 150 रुपये दे रहा है टैक्स पर लीटर। वो मोटर बाइक वाला जो दिन की दिहाड़ी इनकम टैक्स वालों को मेरे पीछे लगवा दीजिएगा डॉक्टर साहब। अरे डॉक्टर साहब, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल बनी, इसके ऊपर डेट आई, एक बार बजट अनाउंस होने की तारीख मुकर्रर की गई, फिर उसको बढ़ाया गया, फिर उस तजावीज़ आनी शुरू हो गई, मुशावरत शुरू हो गई सूबों की आपस में। इसकी क्या वजूहात थी? आखिर कौन से ऐसे अवामिल थे जिनके ऊपर तमाम सूबों का एका नहीं हो पा रहा था या तमाम सूबे मुत्तफ़िक नहीं हो पा रहे थे? और NFC अवार्ड की बात होती है, इस बार पीपल्स पार्टी तो हमेशा ही है शोर मचाती है कि NFC अवार्ड में उन्हें हिस्सा पूरा नहीं मिला, लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो सूबों को हिस्सा मिलता है NFC अवार्ड की सूरत में, वो भी पूरा आवाम के ऊपर खर्च नहीं किया जाता, सूबों की तामीर और तरक्की के ऊपर खर्च नहीं किया जाता, बल्कि उसमें से भी वापस कर दिया जाता है। तो इस बार मामला किस तरह से सेटल डाउन हुआ है? तमाम सूबों को उनका हक मिल पाएगा इस बजट के अंदर? तो यू नो, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, ऑल पाकिस्तानी शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि 2014 में ख़त्म हो गया था 7वां NFC, 2026 में IMF को बुरा भला कह रहे हैं कि कंडीशनैलिटीज़ ला रहे हैं, पर NFC को ठीक नहीं किया। अगर कर लिया होता तो मालियाती खसारा ऐसा ना होता
8% का, और अगर मालियाती खसारा ऐसा ना होता तो बाहर बैरूनी खसारा ना होता, IMF के पास जाना ना पड़ता। सो लेट्स फर्स्ट टेक ओनरशिप ऑफ व्हाट वी गॉट रॉन्ग एंड ऑल पाकिस्तानीज, मैं किसी एक अथॉरिटी को नहीं कह रहा, ऑल ऑफ अस डिडंट मेक द एफर्ट एंड दैट्स नॉट राइट। सो पहली बात तो ये, अब भी कर लें। अब क्या हुआ कि चूंकि NFC नहीं किया, सो फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क यानी कि मालियाती फ्रेमवर्क जो फेडरल गवर्नमेंट का है, उसके पास पैसे नहीं है कि वो स्ट्रेटेजिक या डेट पेमेंट्स को कवर कर सके और वो मालियाती खसारा बना सके जो IMF से तय किया है। दिस इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। अगर ये क्रक्स ऑफ द मैटर है तो यू गो टू द प्रोविंसेस, आस्क देम कि यार 1000 अरब दे दो, 2218 पे कैप कर दो अपना जो डेवलपमेंट बजट है और हमें ये पैसे दे दो। इसके अलावा अगर हल नहीं था तो फिर बात वहीं आके खड़ी हो गई कि हमने अपने कलीदी मसाइल हल नहीं करने, बट टेम्पररी एड एंड ग्रांट्स लेकर मुल्क को चलाना है। मैं फिर भी कहता हूं कि चलें, अब भी वक्त है कि अगले साल में NFC कर लें। सूबों को उनका शेयर मिलना चाहिए, पर साथ ही उनको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्रीकल्चर की, इंडस्ट्रीज की, एजुकेशन की, हेल्थ की सब लेनी चाहिए। लेट्स होप फॉर अ बजट जो स्ट्रक्चर मुल्क के तब्दील कर दे, एक्सपेंडिचर के भी और टैक्स के भी। ऐसा नहीं होगा तो दैट विल नॉट बी प्रॉस्पेरिटी फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि इस बजट के अंदर कुछ बेहतरी आए और जब अनाउंस हो तो अवाम हवाले से सोचते हुए इस बजट को अनाउंस किया जाए, क्योंकि अभी तक लग नहीं रहा। जो तजावीज़ भी अभी तक दी गई हैं हुकूमत की जानिब से, तमाम वज़ीरान मुशीरान की जानिब से, उसके अंदर अवाम को बिल्कुल मलहूज़ खातिर नहीं रखा गया है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर हाकान हसन नजीब साहब, साबिक मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना, और हम भी बड़े पुरुमीद हैं, जुनैद भी बड़े पुरुमीद हैं। हालांकि लगता नहीं है कि इस बार भी बजट के अंदर रिलीफ मिल पाएगा, हमें कोई रिलीफ मिल पाएगा, लेकिन फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम है और हुकूमत जो दावे कर रही है काश कि वो सच हो पाए। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि इस वक्त सिंध के अंदर खासतौर पर कराची में शदीद गर्मी, उसके असरात किस तरह से बचा जा सकता है, इस पर बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन, और अभी बात कर लेते हैं हीट वेव की, गर्मी की शिद्दत की, जो कि इस वक्त वैसे तो पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया उसकी लपेट में है, लेकिन कराची में जारी जो शदीद गर्मी है उसकी लहर के बायस हीट स्ट्रोक के ख़तरात में भी इजाफा हो गया है। जबकि तिबी माहिरीन ये कहते हैं कि शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने की ज़रूरत है, और माहिरीन के मुताबिक जिस्मानी दर्जा हरारत खतरनाक हद तक जो है वो बढ़ जाने से हीट स्ट्रोक होता है। तो ऐसी सूरत में एक तो कहते हैं कि अपने सर को ढांप कर बाहर निकलें और आप गर्म और ऐसी जगहों पर ना जाएं, सन एक्सपोजर से बचा जाए। और जो नुमाया अलामात हैं, अगर आपको ये सब फील होना शुरू हो तो आप समझ लें कि हीट स्ट्रोक का आप शिकार हो चुके हैं, जिसमें चक्कर आना है, सर दर्द है, मतली है, जल्द का सुर्ख हो जाना है, जहनी उलझन और बेहोशी इसके अंदर शामिल है। ये आखिरी जो 2-3 अलामात हैं, ये आखिरी स्टेज है जिसके बाद आपका दिमाग माउफ हो सकता है और आप फेंट होकर गिर भी सकते हैं। तो करीबी जो भी इमरजेंसी सेंटर है या हॉस्पिटल है वहाँ पर रुजू किया जाए। जो मौके पर लोग हैं, अगर आपके सामने किसी की ऐसी सूरत हाल बन गई है तो आपको चाहिए कि उसको ट्रीट किया जाए इब्तदाई तौर पे। क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। माहिरीन की इस बारे में राय क्या है, और फिर कुछ ऐसे मशरूबात हैं जिससे आपकी गर्मी थोड़ी सी ज़ायल हो जाए। बिल्कुल, और ऐसे मशरूबात जो कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे, आपकी बॉडी को ठंडक महसूस कराएंगे, क्योंकि जब टेम्परेचर आपकी बॉडी का रेज़ करता है तभी आपको हीट स्ट्रोक का खदशा होता है। और फिर खिड़कियाँ, दरवाजे, पर्दे बंद रखे जाएँ ताकि गर्मी की शिद्दत घर के अंदर भी ना आ सके, और एग्जॉस्ट फैन चलाएँ ताकि घर की गर्मी जो है वो बाहर आप निकाल सकें, उसको एग्जॉस्ट कर सकें। और अभी क्योंकि हम बात कर रहे हैं कराची की हीट वेव की, तो कराची की सूरत हाल भी जानेंगे। हमारे नुमाइंदे रबिया खान वहाँ पर मौजूद हैं। रबिया खान, आप बताइएगा इस वक्त गर्मी की शिद्दत कितनी महसूस की जा रही है, टेम्परेचर क्या है, फील लाइक क्या है, और हीट स्ट्रोक का खदशा भी कहा जा रहा है कि कराची के शहरियों को दरपेश है, उससे निपटने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची के अगर मौसम की आज की बात की जाए तो इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्के और कहीं गहरे बादलों का राज है। साथ साथ समुद्री हवाओं की रफ्तार में जो है वो कुछ तेजी आ गई है, और इस वक्त तकरीबन जो है वो 20 से 22 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से समुद्री हवाएं चल रही है, जिसके बाद गर्मी की जो शिद्दत गुज़िश्ता रोज थी वो आज कम महसूस की जा रही है। गुज़िश्ता रोज कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि महकमा मौसमियात के कहने की शहर में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने
रहने का इम्कान है। अलबत्ता दोपहर के औकात में मरतूब मौसम यानी हवा में नमी के जायद तनासुब के बायस गर्मी की शिद्दत तकरीबन जो है वो 40 डिग्री तक महसूस की जा सकती है, लेकिन हवाएं खासी तेज हैं। तो आज जो है वो जो एक हीट वेव की सूरत हाल थी वो जो है वो टूट चुकी है और गुज़िश्ता रोज उसका आखिरी रोज था। आज से कराची का मौसम जो है वो कदरे बेहतर हो जाएगा। अगले हफ्ते के हवाले से भी महकमा मौसमियात का कहना है कि गर्मी की शिद्दत में कमी रहेगी। अलबत्ता सिंध के जो दीगर इलाके हैं वहाँ शदीद गर्मी का सिलसिला जारी है। अगर हम बलाई सिंध की बात करें तो शहीद बेनज़ीराबाद में 2011 के बाद गुज़िश्ता रोज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 51 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और इस दौरान जो फील लाइक था वो तकरीबन सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में 60 डिग्री तक जो है वो पहुंच चुका था। और आज ये तो बहुत ही तशवीशनाक बात है। रबिया, आप भी अपना ख्याल रखिएगा और आपसे हम गाय बगाए जानते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन खुशाइन बात यह है कि महकमा मौसमियात के मुताबिक भी आज से कदरे बेहतरी आएगी और अभी भी बाज़ जगहों पर बादलों का राज दिखाई देता है। अपने मेहमान की तरफ आते हैं। हमारे साथ डॉक्टर जवेरिया महमूद मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग शाइल इंजीनियर। खैरियत से ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, अब गर्मी तो शिद्दत के साथ महसूस की जा रही है। शुक्र है कि लाहौर के अंदर भी शहरियों ने सुख का सांस लिया, बड़ी टिका के बारिश हुई है, पॉजिटिव चेंज देखा जा रहा है। कराची के अंदर भी अभी तक बहुत शदीद गर्मी थी, लेकिन आज से शायद बेहतरी आ जाए, फोकास्ट भी यही है। लेकिन जो हीट स्ट्रोक जहाँ पर पड़ रही है और अभी ये वेदर अभी आगे भी चलना है, तो क्या क्या मशरूबात हो सकते हैं, खुराक हो सकती है, क्या अपनी रूटीन की जाए कि इस हीट स्ट्रोक से एटलीस्ट या इसकी शिद्दत से बचा जा सके? जी, यहाँ पे बताती चलूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप इस गर्मी का जो वेदर है जिसमें सबसे ज़्यादा जो ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है, हमारा जो ये गर्मियों का मौसम होता है, थोड़ा सा हमें ये बरसात वाली फीलिंग भी आ रही है, बारिश भी हो रही है, फिर एकदम बहुत हबस और गर्मी भी होना, तो इसमें अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखने के लिए नंबर 1 आपको दूध और दही यानी मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। जैसे हम नॉर्मली लोगों को, मतलब हमें हर तरह के लोग सुन रहे हैं इस टाइम, तो कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करें। आम खाएं, उसके बाद भी कच्ची लस्सी पी सकते हैं। सत्तू का, जौ का, फालसे का जूस डेली 1 गिलास ज़रूर पिएं। अच्छा, उसको इस तरह ना करें कि उसमें 1 चम्मच भर के चीनी डाला, 1 चम्मच भर के नमक डाला, थोड़ा थोड़ा सब कुछ डालें, क्योंकि गर्मियों में इंसान जो होता है वो गर्मी की हिद्दत में कमी लाने के लिए इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आपका हो जाता है, यानी आपके मिनरल्स लॉस होते हैं। तो मिनरल्स को पूरा करने के लिए, इंस्टेंटली पूरा करने के लिए स्कंजबीन, जौ का पानी, किसी ना किसी जो हमारे आजकल फल हैं उसका आप जूस ले सकते हैं, उसका आप पानी बना सकते हैं, उसको स्कंजबीन में यूज़ कर सकते हैं। डिटॉक्स वाटर की बात की जाए तो उसमें आप जिंजर, गार्लिक, हनी, लेमन, मिंट और स्पेशली अगर आप पुदीने का पानी इस्तेमाल करते हैं तो ना सिर्फ खून साफ होता है बल्कि जो आपका खून है, बल्कि हर चीज़ आपके ब्लड में हो रही है। आपकी बिल्कुल, आपकी हर चीज़ इंसान के ब्लड में हो रही है और ब्लड को, खून को प्यूरिफाई करने के लिए, खून को साफ रखने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है कि डिटॉक्सीफाई रखने के लिए जिसके हम कोशिश करते हैं। एक तो होता है ना हेल्दी ईटिंग, फिर होता है एक्सरसाइज, क्योंकि नेचुरली गर्मी में बहुत कैलोरीज बर्न हो जाती हैं, तो उसको सेट रखने के लिए अपना ज़रा मिनरल काउंट अच्छा रखें, एसेंशियल ऑयल अच्छे रखें। ये जो ऐसे घी और आप तेल इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि सुबह सुबह पराठे आप खाते हैं या हैवी फूड ले लेते हैं, नान चने लेते हैं, भारी खानों से गुरेज करें, मसाले वाले खानों से, भारी खानों से, क्योंकि जितना भारी खाना खाएंगे उतना आप हैवी फील करेंगे और उसके बाद आपकी तबीयत भी ख़राब होगी। उसके बाद आप अगर बाहर जाते हैं तो आपने हैवी तो खाया होगा पर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होगी तो आपकी तबीयत बोझिल होगी, मेरे में जलन भी होगी। बिल्कुल। अच्छा, तो जिस तरह आप कह रही हैं कि फ्रूट्स भी आजकल बड़े मौसमी अच्छे फ्रूट्स आ रहे हैं, आप उनके जूसेस पी सकते हैं, तो हम जूसेस पिएं या स्मूदी बना लें, क्योंकि फाइबर ना निकल जाए और हमें उसकी अफादियत हम पूरी तरह से इंजॉय कर सकें। आलू बुखारा आ रहा होता है तो उसकी भी स्मूदी टाइप बना लिया जाए। फालसा आप कह रही हैं उसकी स्मूदी टाइप बना ले। बेरीज की बहुत सारी स्मूदीज बन जाती हैं, तो क्या पानी के अंदर स्मूदीज बना लेना वो ज़्यादा अच्छा इंटेक है, या फिर जिस तरह आप कह रही हैं कि जूसेस ही उसको स्टेन करके पी लेना वो ज़्यादा बेहतर रहेगा? कोकम्बर का भी कहा जाता है कि बड़ा ठंडक और तरावट देता है आपकी बॉडी को, न्यूट्रिशन भी अच्छे हैं उसके, तो कोकम्बर की स्मूदी भी बड़ी पी जाती है। इशाला आपने बड़ी अच्छी बात की, बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया कि अभी जो है आप जिस तरह की बात कर रही हैं ना, हम लोग की क्लास में लोगों को आइडिया है कि स्मूदीज़ क्या होती हैं, पर ये जो आवाम है ना इनको थोड़ा बताना पड़ता है कि किसी चीज़ को अगर हम प्यूरी बनाने के लिए, मतलब शेक जूस में दूध ऐड कर दिया जाता है, इसकी ज़रा प्यूरी टाइप होती है और फिर जूस डिटॉक्स इस तरह से, तो ये बहुत अच्छा है इशाल, इट्स वेरी गुड कि आप फ्रूट्स की स्मूदी बनाएं। पर हमारे लोग पता है कैसे इशाल, यहाँ पे आधे लोग बीमारी इसलिए हैं क्योंकि वो उठते ही अब आजकल ना दिन के वक्त में लाहौर हो, कराची हो, स्पेशली इस्लामाबाद कोई भी जगह हो ना,
तो लोग 2, 3, 4 बजे सो के उठेंगे कि भाई बाहर तो बहुत गर्मी है, बाहर तो हमने निकले। ऑल ओवर लोगों की बात बता रही हूँ, हमारी आपकी नहीं बता रही। लोग सोए रहते सारा दिन। मैं कहती हूँ वक्त पे उठ के खाना खाओ, वक्त पे उठ के पानी पियो, अपनी जो जो चीज़ें आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें लेनी है आप वो लें। और ये आपने बहुत अच्छी बात की कि स्मूदीज़ का इस्तेमाल करें, डिटॉक्स वाटर्स का भी करें। अगर वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो स्मूदीज़ का कर लें, और अगर फिर शेक्स या जो मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ वज़न बढ़ाना चाहते हैं उसमें आ जाए, वज़न कम करना चाहते हैं तो डिटॉक्स वाटर्स लें। पर ये कि किसी ना किसी तरह ना फलों का इस्तेमाल ज़रूर रखें। बल्कि आपने बात अभी की कि ये कुकम्बर्स कितने अच्छे हैं, आप कुकम्बर सैलेड बनाए, साथ बीन्स, थोड़े से नट्स, थोड़ा सा आप उसमें उबला हुआ साथ में डॉक्टर साहब ये भी बताते रहे कि जो शुगर पेशेंट्स हैं, हाँ जी, उनका भी दिल करता है, उनके भी जज्बात हैं, जी। तो वो हर चीज़ में उनको ये परेशानी है कि उनका शुगर लेवल हाइक कर जाएगा, जी। तो ये शुगर स्पाइक कर जाएगी, तो इसके लिए क्या किया जाए, वो क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं? उनके लिए लेस स्वीट एंड फ्रूट्स, यानी ऐसे फल जिसमें मीठा थोड़ा कम हो, वो लोग जी मतलब आप जी कौन कौन से देखिए आम की तो मैं बात नहीं भी कर सकती क्योंकि आम अगर लोग अच्छा, ये गुज़िश्ता रोज़ हमारे साथ एक हकीम साहब थे, उन्होंने तो हमें बताया बड़ी, उन्होंने खुशखबरी बल्कि शुगर पेशेंट्स को उन्होंने कहा कि जितना मर्जी टिका के खाएं, अच्छा, लेकिन उसके बाद आपने कच्ची लस्सी नहीं पीनी आम अच्छा, के बाद, बल्कि गर्म दूध पीना है। अच्छा, तो उससे उसके नुकसानात भी नहीं होंगे और आपको बल्कि आप एनर्जी। देखिए फूड इज़ अ साइंस ना, तो मतलब हम लोगों ने यही पढ़ा हुआ है कि जो कोई भी मील होता है, कोई भी फूड होता है ना, उसकी किलो कैलोरीज होती है और न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, फिर आपका उसकी बॉडी पे इम्पैक्ट होता है। इसी तरह ना कुछ फल ठंडे हैं, कुछ चीज़ें गर्म हैं, कुछ सब्जियां ठंडी हैं, किसकी तासीर गर्म है। जैसे हम अक्सर कहते हैं ना कि ये आम है, मीठा बहुत है, मज़े का बहुत है, पर इसकी तासीर गर्म है, ये बचपन से सुनते आ रहे हैं। फिर आलू बुखारा ठंडा है, तरबूज जो है वो ठंडा है, तासीर इसकी गर्म, इसकी ठंडी। अच्छा, वो ऐसा होता है कि उसका जो पीएच लेवल होता है वो बॉडी पे जो उसका आपका इफेक्ट होता है, नॉर्मल हेल्दी पीएच इशाल होता है ह्यूमन बॉडी का 6-7। जैसे अब इन्होंने कमर्शियल लोगों ने बोतलों पे भी, पानी की बोतलों पे भी लिखना शुरू कर दिया, पहले नहीं लिखते थे ये लोग, लेबलिंग का नहीं पता था। अभी सिचुएशन ये है कि ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल हेल्दी पीएच है 6-7। अब अगर आप गोश्त ज़्यादा खा लेंगे गर्मी में, पानी कम पिएंगे तो बॉडी क्या हो जाएगी, एसिडिक। तो आपने बेसिकली क्या करना है, आपने सब्जियां, दालें, फिर आपने उसके बाद फ्रूट्स, इस तरह की ठंडी ठंडी चीज़ें लेनी है। क्योंकि जो गोश्त है वो बॉडी में, क्योंकि अभी पिछले दिनों बकरा ईद गुजरी है, तो गोश्त बॉडी में हिद्दत पैदा करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो वो जो राने निकाली हुई हैं, जो मटन बीफ और सब कुछ रखा महीने में 1 दफ़ा 2 दफ़ा बस बना ले। अच्छा। उसके बाद हल्का फुल्का ना वेजिटेबल ऑयल में लोग सब्जी पका सकते हैं। दालें इतनी मज़े मज़े की बनती हैं, तड़का अच्छा लगा हो तो कितनी टेस्टी बनती है। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम हीट स्ट्रोक की बात कर लें तो हीट स्ट्रोक से बचने के लिए एक तो कहा जाता है मशरूबात, ठंडे मशरूबात आप लें, और लोग ठंडे मशरूबात को समझते हैं कि बर्फ़ डाल के ठंडे करने वाले मशरूबात, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि जो ठंडे फ्रूट्स या सब्जियां हैं उनके मशरूबात जो है हमें उनका इंटेक करना है। जी। दूसरा ये भी कहा जाता है कि अगर आप प्याज अपने पास रख लें तो आप हीट स्ट्रोक से बच जाते हैं। आप अपनी पॉकेट में, अपने वॉलेट में, अपने हाथ बचपन में तो हमने सुना था कि उसको बगल में रखे तो हाँ, अच्छा, ये टेम्परेचर ये भी ऐसा कभी ट्राई किया डॉक्टर साहब? नहीं, पर मैंने सुना ना कि ये इस तरह आप अंडराम पे जुनैद रखो को जब तो- भी छुट्टी करनी होती थी, जुनैद एक प्याज पकड़ते थे, काटते थे, उसको अंडराम में रख लेते थे। मैंने सुना था लेकिन हिम्मत कभी नहीं हुई, मुझे लगता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। बिल्कुल तो पॉकेट में रखने से या पास रखने से हीट स्ट्रोक से बच पाते हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए खाना पीना तो बॉडी पे असर करेगा, क्योंकि देखिए इशाल अब यहाँ पे लोग अक्सर रायता बनाते हैं घिया कद्दू का, उसमें थोड़ा सा प्याज ऐड कर लिया या थोड़ा सा प्याज को वॉश करके खाने के साथ सर्व कर दिया, उस साथ तो ठीक है, क्योंकि प्याज में ना एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं। पर हमारी ख़वातीन जब उसको ओवर कुक करती है ना तो कुछ और ही बन जाता है। क्योंकि एक तो होता है ना, वो कहते हैं ना कढ़ाइयाँ बनाने के लिए उसको ज़रा ब्राउन करके डालो तो वो ग्रेवी अच्छी वाली बन जाती है। जवेरिया, यहाँ से मुझे याद आ गया, आप जिस तरह कह रही थी ना जब ख़वातीन हमारी पकाती हैं, अभी कुछ दिन पहले से एक खातून वायरल बड़ी हो रही हैं, तो वो कहती हैं कि ई आ ऊ कर रही होती हैं वो डिफरेंट खानों के ऊपर। हाँ, मैं देसी खानों के बिल्कुल। अच्छा, उनका भी मानना ये है कि फरीहा का कि देसी खाने जो है ना वो अपना न्यूट्रिशन खो देते हैं और वो जब गल सड़ जाते हैं तो तब खाते हैं। और साथ ही वो कहती हैं कि बकरा खाती हुई लड़कियां कैसी लगेंगी। अच्छा, बकरा वाकई लड़कियों को नहीं खाना चाहिए क्या? क्यों? बकरे की मैं कहती हूँ, मैं बना भी बहुत अच्छा लगती हूँ, खाना चाहिए, उसकी एक बड़ी ताकत है। क्योंकि जो हमारी ख़वातीन है, देखिए उनका कॉन्सेप्ट है मे बी शी डोंट वांट टू गेट मैरिड और समथिंग। जो बच्चियों ने माएँ बनना है उनकी तो ग़िज़ा बैलेंस, हम कहते हैं बैलेंस मील।
अब पहले कॉन्सेप्ट था कि माएँ ना लड़कों और लड़कियों में फ़र्क करती थी, लड़कों को उन्होंने बकरा दे देना, लड़की को फिर भी नहीं देना, तो ऐसा कॉन्सेप्ट तो नहीं है। आपकी ईटिंग हैबिट्स बचपन से डेवलप हों, दूध, दही, अंडा, गोश्त, ये 4 मेन हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और मिनरल्स, ये 4 ऐसी चीज़ें हैं। मैं कहती हूँ क्यों नहीं लड़की को बकरा खाना चाहिए, उसका पूरा हक है बकरे पे, उसको बकरा खाना बकरा चाहिए। खाती हुई लड़की कैसी ही लगेगी, क्या ही लगेगी, तो वो उसके ऊपर जो है ना वो हमारा वो थोड़ा था कि शायद वाकई लड़की बकरा नहीं, खाते हुए बुरी लगती लड़की बहुत अच्छी लगती है बकरा खाते हुए, और लड़कियों को बकरा खाना चाहिए। आपने वैसे देखी है उनकी गुफ्तगू सुनी है? हाँ, मैंने थोड़ा मेरे नज़र से गुजरी है, पर मुझे ऐसा लगा कि देखिए अल्लाह ताला की ये सारी नेमतें हैं, जो खाना पीना है, चाहे उसमें बिरयानी है, चाहे मटन है, चाहे चिकन है, चाहे उसमें फ़िश और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, तो अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा करना। क्योंकि कुरान पाक में भी है कि जब तुम ज़मीन पे रहते हो तो अकड़ के ना चलो, और अगर तुम अकड़ के चलते हो तो अल्लाह ताला की ज़ात ताकतवर है, उसके पास सारे दुनिया के ख़जाने हर चीज़ है। तो कहीं पे भी आप अगर मीडिया फिगर हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कहीं भी किसी को ऐसा तासुर ना दो जिससे ये अगले को मतलब माइंडसेट जाए कि इट्स आउट ऑफ लीग कॉम्प्लेक्स का थिंग, शिकार हो जाए कोई। क्योंकि ऐसे लोग जो मेंटली तौर पे कहीं ना कहीं किसी चीज़ का लैक करते हैं, या उनको बचपन में ऐसी चीज़ नहीं मिली, रिटार्टेड लगते हैं। 20 मैं कहती हूँ पहले 20 साल में जिन बच्चों को अगर दूध नहीं मिलता ना, वो बड़े होकर कहते हैं हमें तो दूध अच्छा नहीं लगता। भाई किसको अच्छा नहीं लगता? आज भी आपको पता है लाहौर की वो दूध वाली बड़ी मज़ेदार लच्छेदार, वैसे भी गर्मियों के अंदर गर्मी हाँ, का तोड़ है। सोडा, डिफरेंट चीज़ें, कितनी अच्छी चीज़ें हैं। आप देखिए इंशाल्लाह बच्चों को दो तो वो बड़े होकर लाइक करते हैं, उनको पता होता है, उनकी मसल मेमोरी में भी रहता है कि हमारे मदर पेरेंट्स हमें देते थे, और सब चीज़ें ना। ज़बरदस्त। Thank you so much, डॉक्टर साहब। जवेरिया महमूद हमारे साथ मौजूद थी, और ये लड़की बकरा खाती हुई कैसे लगेगी, आप लोगों ने ये बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि बकरा खाती हुई भी लड़की अच्छी लगती है। और बकरा जो है वो मटन, चिकन, बीफ सब कुछ आपको अपनी लाइफ में, अपनी रूटीन के अंदर शामिल करना चाहिए। और इस गर्मी के मौसम में थोड़ा सा गोश्त का आप कम रखें, क्वान्टिटी, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, फ्रूट और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, आप हीट स्ट्रोक से भी बचे रहें। जी बिल्कुल बचे रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम के आखिर में कुछ बात हो जाए। इंसान के अंदर बेशुमार सलाहियतें जो कि अल्लाह ताला ने पोशीदा रखी होती हैं, लेकिन इनको पहचानने के लिए खुद आगाही और तजुर्बात, मुसलसल कोशिश ज़रूरी होती है। अक्सर लोग अपनी असल काबिलियत उस वक्त दरियाफ्त करते हैं जब वो नए चैलेंजेस कबूल करते हैं और मुख्तलिफ शोबों में ख़ुद को आजमाते हैं। तो माहिरीन के मुताबिक सलाहियतें जामिद नहीं होती, बल्कि वक्त, मेहनत, सीखने के अमल, तजुर्बात के साथ निखरती हैं, तब्दील होती रहती हैं। जैसे हम भी ये कहते हैं कि लोग जो है उनकी आजकल जॉब्स ख़त्म हो रही हैं एआई की वजह से, ऐसा नहीं है। उन्हें अपने काम के अंदर मज़ीद निखार पैदा करने की ज़रूरत है, मज़ीद सीखने की ज़रूरत है, बेहतरी लाने की ज़रूरत है, और इसके लिए भी आपको मेहनत करनी होगी, स्ट्रगल करनी होगी। अगर आप जामिद हो जाएंगे, साकित हो जाएंगे, तो फिर तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो चलते रहने का नाम भी ज़िंदगी है। इस सब के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उमैर जलियांवाला, मोटिवेशनल स्पीकर। वेल कहेंगे आपको उमैर भाई, और आप ही से पूछेंगे कि जिस तरह से हम बात भी करते हैं कि अभी एआई की हम बात कर रहे होते हैं कि एआई ने जॉब्स छीन ली हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमने अपने आप को शायद अपने अंदर मज़ीद तब्दीलियाँ नहीं लाई हैं, हमने कुछ मज़ीद बेहतर सोचा ही नहीं, सीखा ही नहीं, इसलिए हम वहीं पर जामिद और साकित हो गए हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या सलाहियतों को मज़ीद निखारने के लिए हमें कोई प्रोग्राम्स ज्वाइन करने चाहिए, आगे सलाहियतें बढ़ानी चाहिए, या उतनी महदूद होती हैं, इससे आगे बढ़ाई ही नहीं जा सकती अपनी सलाहियत? आपका बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त और बड़ा अहम ये डिस्कशन है। सब लोग परेशान हैं, एआई जॉब्स छीन नहीं रहा, एआई वो कर रहा है जो हम करने में लगे हुए थे। हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या हमें वो करना चाहिए था? क्या इंसानों को मशीनों के बटन दबाते रहना चाहिए था? क्या इंसानों को जैसे पाकिस्तान में हर सोसाइटी के बाहर, हर दुकान के बाहर, हर घर के बाहर एक और बंदा बैठा होता है जिसका काम होता है कि वो आने जाने वाले बंदों को देखता है, तो क्या इंसानों को ये करना चाहिए था? तो इंसान ये कर रहा था क्योंकि ये मजबूरी थी, लेकिन अल्लाह की कायनात तो बहुत बड़ी है। अभी तो हम उसमें से एक सैयारे पे और उससे कोशिशें कर रहे हैं कि हम अच्छा एक और मर्तबा चांद जा सकते। तो मैं ज़्यादा नहीं इस पे बात करता, तो हम वो कर रहे थे ज़रूर, लेकिन उस पे हमने अपनी सारी चीज़ें डिफ़ाइन कर ली थी। आज एआई हमें मौका दे रहा है, हमें आज़ादी दे रहा है। आप जो बनाना चाहें, आप जो बेचना चाहें, आपको जो चीज़ नहीं पता, आपके इर्द गिर्द जो मसला है उसके बारे में जो कोई हल आज तक
कोई नहीं सोच सका। उमैर भाई, आपके बात पास तो जो सही है, डेटा हम है शायद तरक्की तो करना चाहते हैं, लेकिन पत्थर के दौर में रहते हुए हम आज भी सोचते हैं कि वो पत्थर को रगड़ के आग लगाई जा सकती है, तो फिर माचिस क्यों बनाई गई। तो हम शायद एआई से फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं, लेकिन सीखना नहीं चाहते। हम पत्थर के ज़माने में रहना चाहते हैं, अपनी सलाहियतों को देखें बढ़ाना नहीं बड़े चाहते। बहुत आम लोग मुझे अब एआई इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं, बात करते हुए नजर आते हैं, उनको बड़ी बड़ी बातें पता होती हैं। लोग अब जब बात करते हैं तो वो बिल्कुल जीरो से नहीं कर रहे होते, तो बड़ा आम हो गया है ये। लेकिन आपकी ये बात मैं ज़रूर इसको ऐसे समेटूंगा कि आज के दौर में अब अपने आप को फोकस करना असल मुश्किल हो गया है कि ये जो सब मेरे पास खुल गया है, जो मेरी सलाहियतें हैं, और देखिए मेरी सलाहियतें भी महदूद नहीं है। अल्लाह ने दिमाग हमारा फिक्स नहीं बनाया हुआ, हमारा दिमाग तो मुसलसल अपनी शक्ल तब्दील करता है। MRI पे 5 साल बाद का स्कैन अगर मैं एक्सरसाइज करता रहूं तो तब्दील हो जाता है दिमाग। अच्छा, न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये कौन सी उम्र होती है, वो उम्र का कौन सा फेज होता है जिसमें आपको ये पहचानना चाहिए या पहचान लेना चाहिए कि आपके अंदर क्या बनने की सलाहियत है, आपका इंटरेस्ट क्या है? आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप किसी भी शोबे में जाना चाहते हैं, तो वो कौन सा बेहतरीन वक्त होता है? उसके बाद फिर आपको अपने तमाम फोकस या एनर्जीज को उस तरफ डाइवर्ट कर देना चाहिए। जी, अब बहुत अर्ली एजेस में बच्चा जो है ना जिस तरफ अब रागिब होता है, जो उसका फ्लो होता है, आप कहें कि हमारे अंदर एक बीज डाला है कुदरत ने, तो वो जिस चीज़ का बीज होता है ना वो कोशिश कर रहा होता है बढ़ने की। अब माँ बाप ना बढ़ने दें, स्कूल ना बढ़ने दें, बच्चे को ये सिखाएं कि नहीं ये बुरा काम है, ये तुम नहीं कर सकते, इस वजह से हमें नज़र नहीं आता। वरना तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। प्यार का कौन नहीं बता सकता, फ्लो का कौन नहीं बता सकता। जिस चीज के लिए आप हो वहां जाके आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। समझ आ जाता है, नजर आ जाता है, टेस्ट में आ जाता है, आप परफॉर्म करते हैं, आप उसमें एक्सेल करते हैं, आप उसकी किताब उठाते हैं, आप बोर नहीं होते। तो एक तो फ्लो, दूसरा इसमें एक और बात अहम ये है कि दूसरों को पहले नजर आ जाता है। जैसे मैं अगर आपसे मुखातिब हूँ तो आप देखते ही बहुत सारी मेरी स्ट्रेंथ्स बता सकते हैं जो कि शायद मैं ना बता सकूं। तो जब बच्चे और जब हम ग्रोइंग एजेस में होते हैं तो इर्द गिर्द उस्ताद, मेंटोर्स भांप सकते हैं, और वो बच्चों को ज़रूर तो अपने बच्चों को तजुर्बात दिया करें, अच्छे लोगों से मिलवाया करें, और उनको मौका दिया करें कि वो इसको सोच सके, इसको रिफ्लेक्ट कर सके। ये फैसला सिर्फ पैसों पे नहीं होता। बिल्कुल सही। लेकिन उमैर भाई, हमारे यहाँ तो एक ट्रेंड सेट है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, और उसको मजबूर किया जाता है उस बच्चे को, चाहे उसका इंटरेस्ट उसमें है या नहीं, वो क्या करना चाहता है इससे कतई नज़र। पेरेंट्स उसको इस बात के लिए फोर्स करते रहते हैं कि तुम डॉक्टर बनोगे, एक जज का बेटा जज बनेगा। तो क्या ये ज़रूरी है कि जो पेरेंट्स कर रहे हैं वही तमाम क्वालिटीज़ बच्चे में भी पैदा हो जाएं, या उसके अंदर भी इनहेरिटेड में उसको मिली हो? क्या आप इस हवाले से क्या कहते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इसका यूजुअल जवाब आपको पता है तो मैं वो नहीं दूंगा, मैं आपको दूसरा एक जवाब दूंगा। अगर आप वो बच्चे हैं जो कि इसलिए डॉक्टर नहीं बन रहा क्योंकि उसका बाप डॉक्टर है या उसकी माँ डॉक्टर है, एक बच्चे को अपनी शनाख्त भी चाहिए होती है ना, तो ऐसा इस वजह से ये ना करें, क्योंकि आप एट एन एडवांटेज होते हैं जब आपकी फैमिली में कोई चीज़ होती है। आर्टिस्ट घराने में ना हर बंदा आर्ट समझता है, रंग नज़र आते हैं। सियासी घराने में सियासतदान, मुलाकातें, फातेह, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी हर वक्त लगा रहता है। आप उस माहौल में, मैं ट्रेनिंग में आया तो मेरे अब्बा HR में थे, बड़ी कंपनी की वो चीज़ें समझते, तो मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली, तो मुझे बड़ा फ़ायदा मिला जब मैं फ्लोर पर आया, मैं सालों आगे था। तो अगर आपके पास ये फायदा मैसर है तो आपका दिल भी लगता है, तो व्हाई नॉट। लेकिन अगर आपका रुझान बिल्कुल मुख्तलिफ है कि अब आप बिजनेस करते हैं और आप बिजनेस नहीं समझते, आप आर्टिस्ट मिजाज रखते हैं मिसाल के तौर पे, जिसका कमर्शियल माइंड नहीं होता, तो मैं बिल्कुल आपके साथ हूँगा कि ये एक मुश्किल जर्नी होगी। लेकिन उसमें भी अब आज के दौर में ऐसे मौके हैं कि आप मिला सकते हैं चीज़ों को। बिल्कुल सही। और हमें अपने बच्चों पर थोड़ा सा एतमाद भी करना होगा। अगर वो किसी और फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेरेंट्स को बजाय इसके फोर्सफुली उसको लाएं, उसको मौका दें कि वो अपनी सलाहियतों को उसी शोबे में मनवाए। बहुत शुक्रिया। उमैर जलियांवाला हमारे साथ मौजूद थे, मोटिवेशनल स्पीकर। वक्त कम था, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो चुका है, तो हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपकी हमारी मुलाकात होगी मंडे को। अल्लाह हाफ़िज़।